आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी संप्रभुता के बारे में। ठीक है, संप्रभुता जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेंटी। इसका अगर एक शब्द में अर्थ बताऊं तो ये होता है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, एक सर्वोच्च शक्ति यानी सबसे ऊंची शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। लेकिन संप्रभुता की एक विख्यात परिभाषा होती है। ठीक है, एक अच्छी खासी आपका डिटेल में परिभाषा होता है, उसको मैं आपको बताऊंगी। और संप्रभुता जो है अद्वैतवाद और बहुलवाद यानी एकलवाद और बहुलवाद का भी मैं आपको इसमें परिचय करवाऊंगी। ठीक है, सॉवरेंटी, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म। ठीक है, अद्वैतवाद कहे या फिर एकलवाद कहे, इसका अर्थ एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं संप्रभुता चैप्टर क्या है। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता राज्य के इन तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जा सकता है। यानी कि राज्य को बनाने वाली क्या क्या तत्व होते हैं? जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। लेकिन इन चारों तत्वों में जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता में से राज्य के इन तत्वों में से संप्रभुता जो होती है, सॉवरेंटी, वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, महत्वपूर्ण तत्व है। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल के आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तत्व है जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। ठीक है, इसे आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि संप्रभुता जो है वो राज्य की आत्मा होती है। ठीक है, वस्तुतः संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी अगर संप्रभुता नहीं है तो राज्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इसके अस्तित्व की, इसके एग्जिस्टेंस की। अब देखिए संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची सॉवरेंटी लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है। यानी संप्रभुता को इंग्लिश में जो सॉवरेंटी कहते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड सॉवरेंटी लैटिन एक भाषा है, उसके एक शब्द सुपर और एनस से लिया गया है, जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। ठीक है, सुपर माने सर्वोच्च और एनस माने शक्ति, पावर, तो सर्वोच्च शक्ति इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि संप्रभुता यानी सॉवरेंटी जो है किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के सुपरेनस यानी सुपर प्लस एनस से सॉवरेंटी बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। शब्द की व्युत्पत्ति द्वारा स्पष्ट संप्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान समय में भी स्वीकार किया जाता है। लेकिन इस प्रकार का स्पष्ट अर्थ होते हुए भी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया संप्रभुता का अर्थ, उसके शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वोच्च शक्ति। लेकिन इसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, इस अर्थ को प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट, अभी के समय में भी स्वीकार किया जाता है। लेकिन इस तरह स्पष्ट अर्थ होते हुए भी राजनीति विज्ञान के जो अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने संप्रभुता के संबंध में, सॉवरेंटी के बारे में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। और ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है, ब्राइस जो है वो राजनीति विज्ञान के एक विचारक है, उनके शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। संप्रभुता के संबंध में व्यक्त किए गए प्रमुख विचार निम्न प्रकार है। चलिए देखते हैं संप्रभुता के बारे में अलग अलग राजनीतिक विचारकों ने क्या क्या कहा है।
इनके विचारों को जानकर हमें संप्रभुता को समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोधा के द्वारा की गई। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि संप्रभुता का सर्वप्रथम किसने व्याख्या किया। ठीक है, किसने जिक्र किया, तो जीन बोधा ने। ठीक है, तो देखो संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोधा के द्वारा की गई। जीन बोधा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। ठीक है, और ग्रोसियस ने लगभग अर्ध शताब्दी बाद कहा कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सकता हो। तो देखिए कैसे अलग अलग राजनीतिक विचारकों ने संप्रभुता के बारे में कैसे अलग अलग परिभाषा दी है। इसी तरह देखिए डिग्विट नाम के जो राजनीतिक विचारक है उनके अनुसार संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। ठीक है, यानी संप्रभुता क्या है, राज्य की ऑर्डर देने का एक पावर है। ठीक है, राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है कि वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। और बर्गेस के अनुसार यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। ठीक है, यानी और विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। तो इन सब की हमने परिभाषा सुनी, इनके कथन जाने, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कि राज्य को प्राप्त होती है और राज्य जो है अपनी जनता का अपने राज्य के जनता का नागरिक समुदाय को आज्ञा का पालन करवाने के लिए शक्ति रखती है। ठीक है, अब देखिए विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, सबसे ऊपर की इच्छा होती है। ठीक है, यद्यपि इन परिभाषाओं में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है तथापि इन सभी विद्वानों का आशय यही है कि संप्रभुता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से है। ठीक है, लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, इतने स्पष्ट परिभाषा दी है, लेकिन अभी देखो क्या कहा जा रहा है कि इन सभी विद्वानों का आशय यह है कि संप्रभुता का तात्पर्य यानी संप्रभुता का अर्थ है एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से है, लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं। संप्रभुता के कितने पक्ष होते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है, दो पक्ष होते हैं। संप्रभुता के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। संप्रभुता के दो पक्षों में पहला है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा होता है बाहरी संप्रभुता। तो चलिए जानते हैं क्या होता है आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। ठीक है, आंतरिक संप्रभुता एवं बाहरी संप्रभुता में संप्रभुता के इन दो पक्षों में से उपयुक्त परिभाषाओं में संप्रभुता का केवल एक पक्ष आंतरिक संप्रभुता को ही व्यक्त किया गया है। संप्रभुता के इन दोनों पक्षों की विवेचना निम्न प्रकार है। अभी तक जो हमने परिभाषा अलग अलग विचारकों के पढ़े, ठीक है, और यह संप्रभुता की जो भी परिभाषा पढ़े उसमें केवल आंतरिक संप्रभुता का जिक्र किया गया है, कहीं भी बाहरी संप्रभुता का जिक्र नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आंतरिक एवं बाहरी संप्रभुता क्या क्या होते, कैसे होते हैं। ठीक, आंतरिक संप्रभुता, ध्यान से सुनिए, आंतरिक संप्रभुता क्या होती है। ठीक है, आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आंतरिक संप्रभुता में क्या कहा गया है, आंतरिक संप्रभुता का अर्थ यह है कि राज्य जो है व्यक्तियों और व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है, यानी ऊंचा होता है। ठीक है, जैसे घर पे हम लोग के पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उस तरह राज्य जो है हमारे अपने राज्य के व्यक्तियों एवं व्यक्ति समुदाय में उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों एवं निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा भी सकता है।
ठीक है, मनवा सकता है। व्यक्ति अथवा समुदायों द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। यानी राज्य अगर कोई नियम बनाता है तो व्यक्ति अथवा समुदाय जो है इन नियमों के, इन आज्ञाओं के, इन ऑर्डर्स के खिलाफ कहीं भी जाकर अपील नहीं कर सकता। ठीक है, डॉक्टर गार्नर के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है। ठीक है, डॉक्टर गार्नर ने क्या कहा कि संप्रभुता जो है राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती, फैली होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। ठीक है, किसके अधीन होते हैं? एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय संप्रभुता के अधीन होते हैं। अब जानते हैं हम लोग संप्रभुता के दूसरे पक्ष यानी बाहरी संप्रभुता के बारे में। बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। बाहरी संप्रभुता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, बाहरी संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य जो होता है, स्टेट, वो बाहर के सत्ता यानी अन्य राज्यों, दूसरे राज्यों के डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल से स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। ठीक है, एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित करे। यानी एक स्टेट को पूरी आज़ादी होती है कि वह दूसरे राज्य से या विदेशों से जैसा चाहे वैसा संबंध रखे। ठीक है, और एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित करे। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता, इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। लास्की ने संप्रभुता के इस बाहरी पक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है। ठीक है, लास्की ने क्या कहा है कि आधुनिक राज्य जो है प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है। इससे क्वेश्चन आता है कि आधुनिक राज्य जो है प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, ये किसने कहा, किसके कथन है? तो ये करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा लास्की। ठीक है, क्योंकि लास्की ने कहा था आधुनिक राज्य जो है प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है। अतः कहने का तात्पर्य ये कि यह अन्य राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न राज्य मतलब कि अन्य राज्य यानी दूसरे राज्यों से संबंध, रिलेशन के सब्जेक्ट में, विषय में के बारे में स्वतंत्र होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है। ठीक है, और संप्रभुता के इन दोनों पक्षों को नजर में रखते हुए संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। ठीक है, संप्रभुता के आंतरिक एवं बाहरी पक्ष जो होते हैं, इन दोनों के आधार पर संप्रभुता का देखिए परिभाषा कैसे दिया जा सकता है। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके थ्रू राज्य जो है अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत यानी इसके अंदर स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। और दूसरा बात क्या है संप्रभुता की कि संप्रभुता के आधार पर ही एक राज्य अपने समान यानी अपने जैसे ही दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार यानी जैसे इसकी इच्छा हो वैसे संबंध रख सकता है, चाहे वो मैत्रीपूर्ण संबंध रखे या युद्ध करे, ये इसकी खुद की इच्छा होती है। ठीक है, कानूनी रूप से कानूनी दृष्टि से मैत्रीपूर्ण रखे या युद्ध या तटस्थता, इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। अब हम जानेंगे संप्रभुता के लक्षण के बारे में, सिम्टम्स ऑफ सॉवरेंटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सिम्टम्स ऑफ सॉवरेंटी। देखो, संप्रभुता की उपयुक्त धारणा के आधार पर संप्रभुता के प्रमुख रूप से निम्नलिखित लक्षण बताए जा सकते हैं। अभी हमने जाना था संप्रभुता के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, संप्रभुता की धारणा के बारे में हमने जाना। तो इस धारणा के आधार पर इसके बेसिस पर संप्रभुता के प्रमुख रूप से निम्नलिखित लक्षण बताए जा सकते हैं। देखिए संप्रभुता के क्या क्या लक्षण होते हैं। सिम्टम्स ऑफ सॉवरेंटी, इसका सिम्टम है निरंकुशता, एब्सोल्यूटनेस। ठीक है, संप्रभुता का अर्थ, अब ये देखिए संप्रभुता में निरंकुशता का अर्थ क्या होता है। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है और जैसा कि संप्रभुता के इस अर्थ से ही स्पष्ट है, यह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष एवं निरंकुश होती है। ठीक है, यानी कि संप्रभुता का जो अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति, तो ये सर्वोच्च शक्ति जो है निरपेक्ष एवं निरंकुश होती है, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, तो इसलिए इसको निरंकुश
संप्रभुता ये इसका लक्षण है, ठीक है, किसका, संप्रभुता का। संप्रभुता आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश एवं सर्वोच्च होती है, ठीक है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है, शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी राज्य ने जो आज्ञा दी उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के संबंध में पूर्णतया स्वतंत्र होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक राज्य जो है, एक संप्रभु राज्य जो होता है वो दूसरे राज्यों से चाहे मैत्रीपूर्ण संबंध रखे या फिर युद्ध का ये मैत्रीपूर्ण रखे या युद्ध करे कानूनी रूप से, तो ये क्या बोलते हैं, संप्रभुताशाली जो राज्य के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो वैधानिक दृष्टि से आंतरिक एवं बाहरी है। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और वैधानिक दृष्टि से आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में राज्य की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। ऑस्टिन के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किंतु स्वयं किसी के आदेश का पालन का अभ्यस्त नहीं होता है, ठीक है। ऑस्टिन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने कहा कि संप्रभु जो है वो दूसरे सभी से अपना ऑर्डर को पालन करवा सकता है, आदेश का पालन करवा सकता है, ठीक है, उसकी स्थिति में होता है, लेकिन उस पर कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। संप्रभु को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। संप्रभु सबको दे सकता है लेकिन संप्रभु को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है। संप्रभुता के लक्षण या फिर इसकी खासियत है ना, फीचर्स ऑफ सॉवरेंटी, फीचर्स ऑफ सॉवरेंटी, सिम्टम्स ऑफ सॉवरेंटी में एक और आता है मौलिकता, ठीक है। दूसरा है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता का अर्थ है कि राज्य की संप्रभुता मौलिक है, ठीक है। संप्रभुता के बारे में देखो, मौलिकता के जो लक्षण है, संप्रभुता के बारे में मौलिकता जो इसका एक लक्षण है, ठीक है, एक खासियत है, इसका विशेषता है मौलिकता। संप्रभुता कैसी होती है, मौलिकता। उसकी मौलिकता का अर्थ है कि राज्य की संप्रभुता मौलिक है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं है, ठीक है। यानी मौलिकता का अर्थ है कि संप्रभुता, राज्य की जो संप्रभुता होती है वो मौलिक है, ठीक है, ओरिजिनल है। राज्य की जो स्टेट की जो सॉवरेंटी है वो ओरिजिनलिटी है इसमें, ठीक है, मौलिकता है इसमें, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं है, कोई दूसरी सत्ता इसको नहीं दिया है, किसको, संप्रभुता को। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता राज्य तथा प्रभु सत्ता से भी ऊपर रहेगी और अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस लिया जा सकेगा, ठीक है। तो देखो संप्रभुता जो है वो मौलिक है, ठीक है। राज्य की संप्रभुता जो होती है वो मौलिक होती है, किसी दूसरे सत्ता के द्वारा दिया गया नहीं होता है ये। यदि यह स्वीकार लिया जाए, यह मान लिया जाए कि संप्रभुता दी हुई है किसी के द्वारा प्रदत्त हो सकती है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाला सत्ता राज्य तथा प्रभु सत्ता से भी ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रभु सत्ता को, संप्रभुता को देने वाला राज्य और प्रभु सत्ता से भी ऊपर रहेगा और अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस भी लिया जा सकेगा। संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार संप्रभुता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व असंभव है, ठीक है। जैसा कि हमने संप्रभुता का परिभाषा पढ़ा, उसमें ये था कि संप्रभुता जो है एक सर्वोच्च शक्ति है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता जो है मौलिक है, इसे किसी ने दिया नहीं है, किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो संप्रभुता की सर्वव्यापकता, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस। संप्रभुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है, ठीक है, और इसमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यानी कि राज्य में जो भी व्यक्ति होते हैं या समुदाय होते हैं, ये सभी राज्य के अंदर स्थित सभी जो व्यक्ति और समुदाय होते हैं वो प्रभुत्व शक्ति के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, नियंत्रण में रहते हैं। इसमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से फ्री होने का, मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी जो है संप्रभु शक्ति के अधीन होते हैं।
हम सभी क्या है, हम सभी संप्रभु शक्ति के अधीन है। यदि राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेष अधिकार यानी कोई खास अधिकार प्राप्त होते हैं तो इन विशेष अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी अगर राज्य चाहेगा, जिसे चाहेगा उसे ही विशेष अधिकार देगा। ठीक है, तो राज्य की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि किसे विशेष अधिकार प्राप्त हो या किसे ना हो। ठीक है, तो संप्रभुता जो है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापकता का केवल एक अपवाद कहा जा सकता है और वह है राज्येतर संप्रभुता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सॉवरेंटी। इस सिद्धांत के अनुसार एक देश के अंतर्गत स्थित राज्य दूतावास उस देश की संपत्ति समझा जाता है जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और दूतावास के क्षेत्र में उसी देश के कानून लागू होते हैं जिस देश का वह प्रतिनिधि करता है। लेकिन यह सिद्धांत संप्रभुता की सर्वव्यापकता पर नियंत्रण नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय शिष्टता और सौजन्यता के आधार पर एक राज्य का दूसरे राज्य को दिया गया विशेष सम्मान है। ठीक है, यानी कि इससे जो संप्रभुता की सर्वव्यापकता होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये जो एक दूतावास अगर किसी देश में रहकर अपने देश के नियम कानून को फॉलो कर रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी सर्वव्यापकता जो है संप्रभुता की वो खत्म हो गई। ये एक सम्मान स्वरूप दिया जाता है कि जो दूतावास है वो अपने देश के नियम कानून को लागू करते हैं। ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय शिष्टता और सौजन्यता के आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य को दिया गया विशेष सम्मान है, एक तरह का सम्मान है। ठीक है, जैसे हम लोग घर पे आए मेहमान का सम्मान करते हैं ना, वैसे ही। तो यदि कोई राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए इन विशेष अधिकारों एवं सुविधाओं को वापस लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं क्योंकि दूतावास जो अपने राजदूतावास जो होते हैं जिस देश के होते हैं अपने देश के ही नियम कानून को फॉलो करते हैं। इससे कोई कोई ऐसा उल्लंघन नहीं होता है कानून का, वो अपना कानून लागू करते हुए अपना कार्य करते हैं। तो इससे राज्य को कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए ये राज्य सम्मान स्वरूप उसको रहने देती है कि जाने दो, वो अपना काम कर रही है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए यानी अपनी सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हुए चाहे तो इन विशेष अधिकार एवं सुविधाओं को वापस भी ले सकता है। चलिए देखते हैं स्थायित्व। संप्रभुता में स्थायित्व का क्या अर्थ है? अनेक बार संप्रभुता स्थायित्व यानी परमानेंसी, अनेक बार संप्रभुता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझना भ्रमपूर्ण है। ठीक है, कई बार क्या होता है संप्रभुता को एक खास सरकार का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझना बिल्कुल भ्रमपूर्ण है। ठीक है, वस्तुतः संप्रभुता स्थायी होती है और संप्रभुता का अंत करना राज्य को ही समाप्त करना है। यानी कि सरकार तो बदल सकती है लेकिन संप्रभुता जो है वो स्थायी होती है। ठीक है, संप्रभुता स्थायी होती है। और ब्रिटिश संविधान में राजा मृत है, ब्रिटिश संविधान में राजा मृत है, राजा चिरायु हो, किंग इज डेड, लॉन्ग लाइफ द किंग की जो कहावत प्रचलित है वह सरकार और संप्रभुता के भेद को स्पष्ट करते हुए यही बताती है कि संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता एक ऐसी संस्था है जो कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। न केवल सरकारों के परिवर्तन वरन एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने से भी संप्रभुता नष्ट नहीं होती। ठीक है, तो संप्रभुता की स्थायित्व ऐसी है कि संप्रभुता इतनी स्थायित्व है कि चाहे सरकार बदल जाए या फिर कोई एक राज्य दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसी स्थिति में भी संप्रभुता कभी नष्ट नहीं होती, वरन विजित राज्य की प्रभुत्व शक्ति विजेता राज्य के हाथों में चली जाती। यानी जो संप्रभुता है वो स्थायित्व है इसकी। ठीक है, वो स्थायी है, परमानेंट है, वो कभी भी नहीं बदलता। हाँ, ये हो सकता है कि जो राज्य अगर किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है तो राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति होती है, सर्वोच्च शक्ति जो होती है, वो विजेता राज्य के हाथों में चली जाती है। ठीक है, गार्नर ने कहा है कि स्थायित्व से आशय यह है कि जब तक राज्य कायम रहता है तब तक संप्रभुता कायम रहती है। मतलब राज्य है अगर तो संप्रभुता भी होगी ही होगी। प्रभुत्वधारी की मृत्यु अथवा अल्पकालीन पदच्युति या राज्य के पुनः संगठन के कारण संप्रभुता का नाश नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई प्रभुत्वधारी यानी कोई नेता डेथ कर जाए या फिर
शॉर्ट टाइम का अगर कुछ मतलब कि पद ये हो जाए, पोस्ट इधर उधर हो जाए या राज्य का फिर से गठन किया जाए तो इसके कारण संप्रभुता कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, संप्रभुता जहाँ है वहीं रहती है, परमानेंट है। क्लियर है, स्थायित्व है इसका। संप्रभुता के लक्षणों में एक लक्षण है अपृथक्करणीयता। ठीक है, अपृथक्करणीयता, इनएलियनेबिलिटी। ठीक है, इनएलियनेबिलिटी। संप्रभुता राजा से अपृथक्करणीय होता है, अर्थात राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि राज्य है तो संप्रभुता है, अगर राज्य को खत्म नहीं किया जाए संप्रभुता को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है। संप्रभुता जो होती है राज्य की आत्मा होती है, राज्य के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का मूल तत्व होता है, बेसिक एलिमेंट होता है, और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। ठीक है, राज्य से संप्रभुता को अलग करना आत्महत्या, सुसाइड के समान है। प्रायः यानी हमेशा ऐसा भ्रम हो सकता है कि किसी राज्य के एक खंड के पृथक होने से अथवा उसका कोई एक भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिए जाने पर उस खंड अथवा भाग से संबंधित संप्रभुता उस राज्य से पृथक हो जाती है, किंतु वास्तव में इससे संप्रभुता राज्य के पृथक नहीं होती है, वरन संप्रभुता का हस्तांतरण मात्र होता है। ठीक है, गार्नर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है, यानी जैसे कि कोई व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है वो किसी को दिया नहीं जा सकता, वो अदेय है। ठीक है, और वह किसी दूसरे को दे नहीं सकता, तो उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी जो है वो किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। यह बात लाइबर ने सुंदर ढंग से इस प्रकार व्यक्त की है। लाइबर ने क्या कहा है, जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, रूसो कहता है कि संप्रभुता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका कभी विच्छेद नहीं किया जा सकता। शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं। ठीक है, पावर जो है हस्तांतरित हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इच्छा जो है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब देखो संप्रभुता की अनन्यता क्या है, एक्सक्लूसिवनेस। ठीक है, इसकी एक लक्षण है एक्सक्लूसिवनेस। इसका अर्थ यह है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। यानी अनन्यता का अर्थ है कि राज्य में जो है केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो कि वैध रूप से यानी वैधानिक कानूनी रूप से जनता को आज्ञा का पालन करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना, राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना है। ठीक है, यानी कि अगर एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लिया जाए तो ये राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना है। ठीक है, अब देखो संप्रभुता जो है अविभाज्य होती है। ठीक है, इसकी अविभाज्यता की एक लक्षण है। देखो संप्रभुता का एक अन्य प्रमुख लक्षण उसकी अविभाज्यता है। संप्रभुता कैसी होती है, अविभाज्य होती है, इनडिविजिबिलिटी। ठीक है, संप्रभुता की एक लक्षण है इनडिविजिबिलिटी। संप्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। ठीक है, यानी कि संप्रभुता जो है अविभाज्य, अगर इसको विभाजित करे तो इसका मतलब ये होगा, इसका अर्थ ये होगा कि इसको नष्ट कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया या फिर एक से अधिक राज्यों की रचना करना, इसका अर्थ ये हो गया। इस संबंध में काहलन ने लिखा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। ठीक है, जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रूसो ने भी ठीक ही कहा है कि प्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। इसी प्रकार गैटिल ने कहा है कि विभाजित प्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वश्रेष्ठ सत्ता और एक ही समय पर एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं निवास नहीं कर सकती। ठीक है, संप्रभुता की अविभाज्यता
यानी संप्रभुता अविभाज्य है। इस ऐसे विचार के से अनेक विचारक सहमत नहीं है। ठीक है, बहुलवादी संप्रभुता को राज्य और अन्य समुदायों में विभाजित मानते हैं। बहुलवादी विचारक जो है वो क्या मानते हैं? संप्रभुता को राज्य और अन्य समुदायों में विभाजित मानते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त लावेल, ब्राइस, फ्रीमैन आदि लेखकों का विचार है कि संघ राज्यों में संप्रभुता विभाजित होती है। अंग्रेजी इतिहासकार फ्रीमैन ने तो यहाँ तक कहता है कि संघात्मक आदर्श की पूर्णता के लिए प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण विभाजन अनिवार्य है। लेकिन लावेल, ब्राइस, फ्रीमैन आदि विद्वानों का दृष्टिकोण सही नहीं है और इन विद्वानों द्वारा शासन एवं प्रभुत्व शक्ति को एक ही समझ लेने के कारण इस प्रकार की बात कही गई है। संघ राज्य में संप्रभुता अविभाज्य ही होती है। यह संप्रभुता संविधान में निहित होती है और व्यवहार में इसका प्रयोग संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति करती है। गैटिल ने ठीक ही कहा है, संघीय शासन प्रणाली में संप्रभुता का विभाजन नहीं होता, जो कि समस्त राज्य में निहित होती है, परंतु लेकिन इसकी अनेक शक्तियों का विभाजन होता है, जो कि वैधानिक रीति से शासन के विविध अंगों में विभक्त होती है। अभी हमने जाना संप्रभुता के लक्षण के बारे में। अब हम लोग जानेंगे संप्रभुता के विविध रूप, यानी संप्रभुता के अलग अलग रूपों के बारे में। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। इस संबंध में भ्रम दूर करने के लिए संप्रभुता के कुछ प्रचलित रूपों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। पहला है औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। चलिए जानते हैं औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी, इसका क्या अर्थ है। औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य अर्थ एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो। ठीक है, औपचारिक या वास्तविक संप्रभुता का क्या अर्थ है कि एक व्यक्ति या एक इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, है ना, उसी में हो, लेकिन जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग नहीं किया जा सके। व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति ही करे। ठीक है, तो इंग्लैंड का सम्राट इस प्रकार के औपचारिक संप्रभु का आदर्श उदाहरण है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में सम्राट ही संप्रभु है, किंतु वास्तविक संप्रभु पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल है, जो व्यवहार में सम्राट की संप्रभुता का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि यह जो है वास्तविक संप्रभुता, औपचारिक संप्रभुता वो होती तो है किसी एक की, ठीक है, लेकिन इसके वो दूसरा ही उसका कार्य करता है। सैद्धांतिक दृष्टि से जैसे कि इंग्लैंड में सम्राट ही संप्रभु है, लेकिन वास्तविक संप्रभु जो है वो पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल है, जो व्यवहार में सम्राट की संप्रभुता का इस्तेमाल करता है। प्रैक्टिकली वो संप्रभुता का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मंत्रिमंडल और पार्लियामेंट। ठीक है, इसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति को औपचारिक संप्रभु और सांसद एवं मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभु कहा जाता है। ठीक है, औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता का एक उदाहरण भारत भी है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का औपचारिक संप्रभु और सांसद एवं मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभु कहा जा सकता है। औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता का यह भेद संसदात्मक व्यवस्था में ही देखा जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के बारे में। लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेंटी क्या है? देखिए, एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु कहा जाता है। ठीक है, वैधानिक संप्रभु किसे कहा जाता है? जिसके पास एक राज्य के अंदर कानूनों को बनाने और उसका पालन करवाने की सर्वोच्च शक्ति हो, उसको हम लोग वैधानिक संप्रभु कहते हैं। यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से यानी कानूनी दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, किसी तरह का कोई बैन नहीं होता और यह धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धांतों और जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सकती है। गार्नर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि वैध प्रभुत्व वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से पूरा कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। इसी प्रकार डायसी ने लिखा है कि वैध संप्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती है। ठीक है, यानी किसी दूसरे कानून से, किसी अन्य कानून से उसको कोई नियंत्रण नहीं होता है।
इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट यानी किंग इन पार्लियामेंट को इसी प्रकार एक वैधानिक संप्रभु कहा जा सकता है। डायसी इंग्लैंड के इस वैधानिक संप्रभु के संबंध में लिखते हैं, संसद कानून की दृष्टि से इतनी सर्वशक्ति संपन्न है कि बच्चे को पूरी उम्र का, मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही या अवैध संतान को वैध घोषित कर सकती है। ठीक है, इंग्लैंड की जो सत्ता है कैसी है, संप्रभु के इंग्लैंड की इस वैधानिक संप्रभुता जो है उसके बारे में देखो डायसी ने क्या लिखा है कि संसद कानून की दृष्टि से इतनी सर्वशक्ति संपन्न है कि एक बच्चे को पूरी उम्र का, मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही या अवैध संतान को वैध घोषित कर सकती है। उचित समझे तो किसी व्यक्ति को स्वयं से संबंधित मामले में न्यायाधीश बना सकती है। ठीक है, कानूनी संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जाती है। कानूनी संप्रभुता जो होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कानूनी संप्रभुता जो है निश्चित होती है और न्यायालय इसे स्वीकार करता है। कानूनी संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है। ठीक है, कानूनी संप्रभुता जो है वह किसी एक व्यक्ति या समूह में निहित हो सकती है। कानूनी संप्रभुता निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है और कानूनी संप्रभुता जो है वैधानिक दृष्टि से यानी कानूनी दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल यही कर सकती है। व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस संप्रभुता के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। यह असीमित सर्वोच्च होते हैं। वैधानिक संप्रभुता जो है कानूनी संप्रभुता ये असीमित होते हैं और सर्वोच्च होते हैं। अब देखो राजनीतिक संप्रभुता क्या है। चलिए जानते हैं राजनीतिक संप्रभुता के बारे में कुछ विस्तार से। प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था वाले देश में तो वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार का प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में प्रचलित है, उसके अंतर्गत वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु अलग अलग इकाइयां होती है। वैधानिक दृष्टि से तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, लेकिन वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध है। ठीक है, बहुत सारे बैंड है। पार्लियामेंट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित करती है, यानी चुनती है, वोट डालकर उसको चुनती है पार्लियामेंट के मेंबर्स को, और उन पर नियंत्रण रखती है। कौन? जनता। और वैधानिक संप्रभु की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली इस शक्ति को राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। डायसी के शब्दों में, जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उनके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिस इच्छा को अंतिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक संप्रभु है। गार्डनर ने भी कहा कि वैध संप्रभुता के पीछे एक दूसरी संप्रभुता है जो वैध रूप से अज्ञात एवं असंगठित है, जिसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो राज्य की इच्छा को वैध आदेश के रूप में व्यक्त कर सके, लेकिन फिर भी जो ऐसी सत्ता है जिसके सम्मुख संप्रभुता को नतमस्तक होना पड़ता है, और वह राजनीतिक संप्रभुता। कार्यालय के आदेशों में पार्लियामेंट को इस राजनीतिक संप्रभु के प्रति यह कहना होता है कि मैं उनका नेता हूँ और मुझे उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन यह राजनीतिक संप्रभुता कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती, यह तो असंगठित और अनिश्चित होती है। संकीर्ण दृष्टिकोण से एक देश के निर्वाचकों को राजनीतिक संप्रभु कहा जा सकता है, क्योंकि वे ही वैधानिक संप्रभु का निर्णय करते हैं। ठीक है, वैधानिक संप्रभु को चुनकर कौन लाता है? उस देश के निर्वाचक। तो संकीर्ण दृष्टि से उन्हें राजनीतिक संप्रभु कहा जा सकता है। लेकिन दलीय राजनीति, लोकमत और प्रचार के साधनों का भी वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रहता है। इसलिए गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक संप्रभु एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग होता है जो कानूनी संप्रभु के पीछे निहित रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता के बीच में कैसा संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन में वैध और राजनीतिक प्रभुता में कोई अंतर नहीं होता और वे क्रियात्मक
रूप में मिल जाती है, क्योंकि विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष हाथ होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि विधि निर्माता होते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी जनता जिसको चुन कर लाती है, वो विधि यानी कानून बनाने वाले होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों से निर्मित व्यवस्थापिका वैधानिक संप्रभु और उस वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रखने वाले निर्वाचक राजनीतिक संप्रभु कहलाते हैं। ठीक है, और कानून निर्वाचक समूह की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। कानून जो है निर्वाचक समूह यानी कि जो जनता है, जनता ही चुनती है ना, निर्वाचक कौन है, जनता है, तो कानून निर्वाचक समूह की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए और व्यवस्थापिका सभा को सब तरह से उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यदि व्यवस्थापिका ऐसा नहीं करती तो निर्वाचकों और व्यवस्थापिका में एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं रहता और इनमें परस्पर राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। वैध और राजनीतिक संप्रभु दो भिन्न वस्तुएं नहीं है, वे राज्य की प्रभुता के दो पक्ष है। यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति भिन्न मार्गों से होती है, अतः इन दोनों के बीच अधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर रिची ने ठीक ही कहा है कि श्रेष्ठ शासन की समस्या अधिकांश में वैधानिक संप्रभु तथा राजनीतिक संप्रभु के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करने की समस्या है। एक श्रेष्ठ व्यवस्था के अंतर्गत वैधानिक संप्रभुता को राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के दर्पण के रूप में कार्य करना चाहिए। वैध प्रभुता या सत्ता राजनीतिक प्रभुता या सत्ता की इच्छा के विरुद्ध आचरण करने का साहस नहीं कर सकती। यदि वह ऐसा करती है तो वैध सत्यता लीगल ट्रूथ राजनीतिक असत्यता में परिणत हो जाती है, यानी बदल जाती है। अब देखते हैं लोक प्रभुता क्या है। लोक प्रभुता का विचार आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, इस धारणा के अनुसार यानी लोक प्रभुता के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। लोक प्रभुता के विचार को मध्य युग में मार्सिग्लियो ऑफ पेडुआ और विलियम ऑफ ओकम आदि विचारकों के द्वारा जन्म दिया गया। प्रभुता जो है, लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, इस धारणा के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता, अंतिम यानी आखिरी प्रभुसत्ता जो होती है, सॉवरेंटी जो होती है, जनता में निहित होती है। ठीक है, लोक प्रभुता के विचार को मध्य युग में मार्सिग्लियो ऑफ पेडुआ और विलियम ऑफ ओकम आदि विचारकों के द्वारा जन्म दिया गया, परंतु धारणा का प्रमुख प्रतिपादक रूसो है, जिसने सामान्य इच्छा को ही लोक प्रभुता माना है। सामान्य इच्छा से रूसो का तात्पर्य सबकी इच्छा से उस भाग से था जिसमें सामान्य हित निहित हो। ठीक है, और 19वीं सदी में जनतंत्र के विकास के साथ साथ लोक प्रभुता के सिद्धांत को भी लोकप्रियता मिली। ठीक है, लोक प्रभुता यानी लोगों में भी संप्रभुता निहित होती है। ठीक है, तो जनतंत्र के विकास के साथ साथ लोक प्रभुता के सिद्धांत को भी लोकप्रियता मिली और आजकल तो निर्विवाद रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीतिक सत्ता का अंतिम संरक्षण जनता जनार्दन के हाथों में ही है। और जैसा कि ब्राइस ने कहा है, आधुनिक युग में लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार और पर्याय बन चुकी है। देखो, जनता में भी संप्रभुता निहित होती है, सॉवरेंटी जो है जनता में भी होती है। कैसे? क्योंकि अगर मान लो कोई सरकार एकदम अति कर दे, एकदम अराजकता फैला दे, जनता का भलाई ना करे, सिर्फ उसका खराबी ही करे, ठीक है, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दे, टैक्स पर टैक्स लगाते जाए, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दे, आम लोग जो खाने के लिए तरसने लगे, तो क्या होगा? जनता आक्रामक हो जाएगी, है ना, गुस्सैल हो जाएगी और क्या करेगी? वो सरकार का विरोध करेगी। और जनता अगर चाह ले क्योंकि उसमें संप्रभुता होती है, जनता में भी सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, तो अगर जनता विरोध पे उतर जाए तो वो सरकार गिरा सकती है। ठीक है, तो देखो, राजनीतिक सत्ता का अंतिम संरक्षण जनता जनार्दन के हाथों में ही है। और जैसा कि ब्राइस ने कहा है, आधुनिक युग में लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार और पर्याय बन चुकी है। ठीक है, परंतु लोक प्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते कि जनता शब्द से उनका तात्पर्य क्या है। एक अर्थ में नवजात शिशु से लेकर मृत प्राय व्यक्ति तक, निम्नतम अपराधी से लेकर आदर्शतम नागरिक तक सभी इस शब्द के अंतर आ जाते हैं। यानी जनता कौन है? जनता जो है
जो पैदा हुआ बच्चा से लेकर मरने तक का जो व्यक्ति है, और छोटे से छोटा अपराधी से लेकर ठीक है, एकदम छोटा से बड़ा अपराधी हो या फिर आदर्शतम यानी अच्छा से अच्छा नागरिक, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जनता। इनको जनता कहते हैं। दूसरे अर्थ में इस शब्द के केवल उन्हीं व्यक्तियों का बोध होता है जिनमें राजनीतिक चेतना हो, ठीक है, जो उत्तरदायित्व पूर्ण हो, यानी जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त हो, यानी जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, और जो जनसंख्या के बहुमत का निर्माण करते हो। प्रथम अर्थ वाली जनता को प्रभु मानना तो कोरी मूर्खता होगी। इस प्रकार लोक प्रभुता से केवल मताधिकार प्राप्त जनसंख्या के बहुमत का ही बोध हो सकता है, और इस अर्थ में राजनीतिक प्रभुता, इस प्रकार लोक प्रभुता से केवल मताधिकार प्राप्त जनसंख्या के बहुमत का ही बोध हो सकता है, और इस अर्थ में राजनीतिक प्रभुता का लोक प्रभुता में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए गार्नर ने लिखा है कि लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ निर्वाचक समूह की जनसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता, और यह उन्हीं देशों में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित करने के लिए वैध रूप से स्थापित मार्गों द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोक प्रभुता के सिद्धांत में निम्न गुण विशेष उल्लेखनीय है। क्या क्या गुण है लोक प्रभुता के सिद्धांत में? लोक प्रभुता के सिद्धांत में कौन कौन से गुण है, मेरिट्स है? शासन का अस्तित्व जनहित के लिए होता है, ठीक है, शासन जो होती है वो किसके लिए होता है? जनहित, जनता के हित के लिए होती है। और यदि जानबूझकर जन इच्छाओं की अवहेलना की जाती है तो क्रांति की संभावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, यानी कि मान लो लोगों की इच्छाओं को अगर अनदेखा कर दिया जाए जानबूझकर, तो क्रांति की संभावना उत्पन्न हो जाती है, लोग क्रांति करने लग जाएंगे, है ना। जनमत की अभिव्यक्ति के लिए सरल वैधानिक साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी लोगों को अपने विचार रखने के लिए सिंपल से कानून रिसोर्सेस, जो सोर्सेस होती है उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और निश्चित अवधि के बाद चुनाव, स्थानीय स्वायत्त शासक, लोक निर्णय और आरंभ और प्रत्याह्वान द्वारा सरकार जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है, यानी सरकार को ये बताना चाहिए कि वो जनता के लिए क्या कार्य कर रही है, इसके प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी होना चाहिए, ठीक है। शासन के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, स्वेच्छाचारिता से नहीं, यानी जो शासन प्रणाली के अंतर्गत है उनको क्या करना चाहिए? अपना शक्ति का प्रयोग संविधान में जो निर्धारित सीमा है, ठीक है, लिमिटेशंस है, उसके अंदर रहकर ही करना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं। अब देखो, विदिता और यथार्थ संप्रभुता, डी ज्यूर एंड डी फैक्टो सॉवरेंटी। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे विदिता संप्रभु कहते हैं। विदिता संप्रभु कौन है? एक देश के एक संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विदिता संप्रभु कहते हैं, ठीक है। और एक देश के अंतर्गत व्यवहार में अथवा वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय द्वारा शासन किया जाता है, दूसरे शब्दों में जनता से जो व्यक्ति समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं, ठीक है। यथार्थ संप्रभु किसे कहते हैं? जो जनता से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है। क्लियर? अब देखो, ब्राइस के शब्दों में यथार्थ संप्रभु वह है जिसकी आज्ञाओं व आदेशों का वास्तव में पालन होता है, चाहे उसकी प्रभुता के आधार पर कानूनी हो या ना हो, ठीक है। सामान्यता विदिता और यथार्थ प्रभु अलग अलग नहीं होते, क्योंकि कानून द्वारा जिस इकाई को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है व्यवहार में भी उसी के द्वारा शासन किया जाता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में विदिता और यथार्थ संप्रभु अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति एक श्रेणी या बहुसंख्यक जनसमूह राज्य के विद्यमान संविधान और कानून की उपेक्षा कर क्रांति, विद्रोह या शक्ति के प्रयोग द्वारा शासन शक्ति अपने हाथ में लेकर अपनी सरकार स्थापित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में विदिता संप्रभु तो पुरानी सरकार ही रहती है, लेकिन नवीन स्थापित सरकार उस राज्य की वास्तविक संप्रभु हो जाती है, क्योंकि पुरानी सरकार उस क्षेत्र में अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकती, ठीक है। हिटलर ने बेल्जियम, फ्रांस आदि राज्यों पर कब्जा स्थापित कर 1939 से 1940 में क्रामवेल ने
1649 में इंग्लैंड में और लेनिन ने शुरू में प्रारंभ में 1917 में रूस में जो सरकार स्थापित की थी वह यथार्थ संप्रभु ही थी। ठीक है, यथार्थ संप्रभु ही थी। 1958 में मार्शल अयूब ने क्रांति के आधार पर पाकिस्तान की शासन शक्ति अपने हाथ में ले ली। लगभग 10 वर्षों तक वे पाकिस्तान के सर्वे सर्वा बने रहे, लेकिन 1968 में सेना की सहायता से याह्या खां ने मार्शल अयूब को पदच्युत कर शासन की शक्ति पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मार्शल को हरा के अपनी शासन शक्ति पर अधिकार कर लिया। 1973 की 2 घटनाओं के आधार पर विदिता और यथार्थ संप्रभुता का भेद किया जा सकता है। 27 जुलाई 1973 को सरदार मोहम्मद दाऊद ने क्रांति के आधार पर अफगानिस्तान के शाह जहीर शाह को अपदस्थ कर, यानी इनको उसके पद से हटाकर सत्ता प्राप्त कर ली। इस प्रकार सरदार मोहम्मद दाऊद की सरकार यथार्थता संप्रभु हो गई। इसी प्रकार 11 सितंबर को चिली में राष्ट्रपति साल्वेदोर आयेंद्रे की सरकार के विरुद्ध सफल विद्रोह करके जनरल पोनिचेत की सैनिक सरकार ने चिली के यथार्थ संप्रभु की स्थिति प्राप्त कर ली। ये यथार्थ संप्रभु अच्छे भी होते हैं और नवीन शासक को अपना समर्थन प्रदान कर देती है। ठीक है, अच्छे भी हो सकते हैं, ये यथार्थ संप्रभु अच्छे भी हो सकते हैं और अतताई भी। ठीक है, यानी अति करने वाले भी हो सकते हैं। जब विदिता संप्रभु अतताई होता है तो जनता परिवर्तन का स्वागत करती है और नवीन शासक को अपना समर्थन प्रदान कर देती है। ठीक है, लेकिन विदिता संप्रभु और यथार्थता संप्रभु अधिक समय तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। या तो विदिता संप्रभु थोड़े समय के बाद इस प्रकार के विद्रोह द्वारा स्थापित शक्ति का अंत करके पुनः यथार्थ संप्रभु बन जाता है, या विद्रोह द्वारा स्थापित नई सरकार संविधान में परिवर्तन करके या किसी और प्रकार से जनता की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करके विदिता संप्रभु की भी बन जाता है। ठीक है, बन जाती है। उदाहरण के तौर पर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी द्वारा किए गए परिवर्तनों को जब रूसी जनता ने स्वीकार कर लिया तो क्रांति द्वारा स्थापित नवीन सरकार यथार्थ संप्रभु होने के साथ साथ विदिता संप्रभु भी बन गई। ठीक है, जुलाई 1973 में सरदार मोहम्मद दाऊद की सरकार ने पहले यथार्थ संप्रभुता प्राप्त की और थोड़े ही समय में व्यापक जन समर्थन के आधार पर विदिता संप्रभुता भी प्राप्त कर ली। संप्रभुता का अधिवास। ठीक है, यानी संप्रभुता जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि संप्रभुता क्या सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, तो संप्रभुता का अधिवास कहाँ होता है, यानी संप्रभुता कहाँ रहती है। ठीक है, क्या जनता में रहती है संप्रभुता या राजा में रहती है संप्रभुता, तो इस बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे। संप्रभुता के अधिवास की खोज राजनीति विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है। ठीक है, जटिल माने हार्ड क्वेश्चन है एक। ठीक है, संप्रभुता के अधिवास का तात्पर्य यह है कि संप्रभुता राज्य में कहाँ रहती है, अर्थात कौन व्यक्ति या व्यक्ति समूह राज्य की इच्छा को व्यक्त करते हैं। यानी कि हमने जो जाना कि संप्रभुता जो है सर्वोच्च शक्ति है, और ये भी जाना है कि संप्रभुता किस में है, राज्य में है। तो राज्य में जो संप्रभुता है वो कहाँ रहती है। ठीक है, संप्रभुता का अधिवास का मतलब ये है कि संप्रभुता राज्य में कहाँ रहती है, अर्थात कौन से व्यक्ति या कौन समूह राज्य की इच्छा को व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। इस संबंध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विचारों का प्रतिपादन किया गया है। चलो देखते हैं क्या है संप्रभुता का अधिवास किसमें है। पहला है, देखो, संप्रभुता का अधिवास राजा में है। ठीक है, संप्रभुता राजा में है, ऐसा कहने के लिए इसके क्या डिटेल दिए हुए देखो। 19वीं सदी तक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में यह विचार प्रचलित था कि संप्रभुता राज्य में निहित होती है। फ्रांस का शासक लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ। आई एम द स्टेट, आई एम द मोनार्क। ठीक है, फ्रांस का शासक जो था लुई 14वां, वो क्या कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मैं ही राजा हूँ। ठीक है, यानी शासक हूँ। परंतु लोकतंत्र की स्थापना के फलस्वरूप वर्तमान समय में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा है, संप्रभुता जनता में निहित है। संप्रभुता जनता में निहित है, चलिए जानते हैं कैसे
सर्वप्रथम रोमन विद्वान सिसरो, रोमन के एक विद्वान सिसरो नाम है जिनका, उनके द्वारा इस विचार का प्रतिपादन किया गया था कि संप्रभुता जनता में निहित है, यानी संप्रभुता जो है जनता में रहती है, किंतु उपयुक्त विचार उस समय की प्रवृत्तियों के विरुद्ध होने के कारण स्वीकार्य न हुआ। क्योंकि उस समय क्या प्रवृत्ति थी कि जो भी संप्रभुता है वो राज्य में है, राजा में है, ठीक है। लेकिन रोमन के विद्वान सिसरो ने ये कहा कि संप्रभुता जनता में निहित है, लेकिन उस समय में उस विचार की प्रवृत्तियों के विरोध होने लगा, ठीक है। क्योंकि उस समय लोग मानते थे कि संप्रभुता जो है राज्य में है और राजा में है, तो इसलिए उनको स्वीकार्य नहीं हुआ, उनका जो कथन था स्वीकार्य नहीं हुआ कि संप्रभुता जनता में निहित है। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में जन आंदोलन प्रारंभ हो गया और इस समय लॉक और रूसो जैसे संविदावादियों द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है और संप्रभुता जनता में निहित होती है, ठीक है। शासन जो है वो जन स्वीकृति पर, मतलब शासन जो है, राजा जो है उसको जाकर जनता की स्वीकृति है उसी पर आधारित होता है और संप्रभुता जनता में निहित होती है, यानी संप्रभुता जो है जनता में रहती है। फ्रांस एवं अमेरिका की क्रांति और जेफरसन जैसे विद्वानों द्वारा इस विचार को पुष्टि प्रदान की गई और वर्तमान समय में यह विचार अत्यंत लोकप्रिय भी है, किंतु व्यवहार में इस सिद्धांत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां आती है, जिनमें कुछ निम्न प्रकार है, ठीक है। कि सिद्धांत को कि संप्रभुता जो है जनता में निहित है, ठीक है, इस सिद्धांत को स्वीकार करने में, अपनाने में बहुत कठिनाई, बहुत मुश्किल आती है। देखो क्या परेशानी आती है। पहला है, जन समुदाय को संप्रभु नहीं माना जा सकता, क्योंकि जन समुदाय असंगठित होता है, लेकिन संप्रभुता आवश्यक रूप से संगठित होती है और एकता उसका अनिवार्य लक्षण है, ठीक है। क्यों नहीं माना जाता है कि संप्रभुता जनता में है? क्योंकि जन समुदाय को संप्रभुता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जन समुदाय जो है असंगठित होती है, लेकिन संप्रभुता जो है वो आवश्यक रूप से जरूर संगठित ही होती है और एकता उसका एक अनिवार्य लक्षण होता है, जरूरी लक्षण होता है, ठीक है। दूसरा देखो क्या कारण है। निर्वाचकों को भी संप्रभु नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी संख्या संपूर्ण जनता का एक बहुत ही छोटी सी भाग होती है। इसके अतिरिक्त जनता के मत या जनमत को राजनीतिक संप्रभु माना जा सकता है, वैधानिक संप्रभु नहीं, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जन समुदाय को तो संप्रभु नहीं माना गया, पहली बात। दूसरा बात ये कि निर्वाचकों को भी संप्रभु नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो सारी जनता की एक छोटी सी हिस्सा होती, एक छोटा सा भाग होता है। क्योंकि वोट डालने वाले लोग तो सभी बच्चे वगैरह तो नहीं होते ना, 18 ईयर्स के बाद होते हैं, उसमें से भी बहुत के पास वोटर ID कार्ड नहीं है, ठीक है, तो वोट नहीं डालते। पूरा जितने लोगों को डालना चाहिए 18+ के बाद, उतने पूरे लोग, उतनी जनसंख्या में लोग वोट नहीं डालते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग, संपूर्ण जनता का एक छोटा सा भाग होता है, इसलिए इसको निर्वाचकों को संप्रभु नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा जनता के मत या जनमत को, यानी जनता जो वोट डालती है इसको, जनमत को राजनीतिक संप्रभु माना जा सकता है, क्योंकि राजनीति में वो लोग सहभागी है, ठीक है। लेकिन वैधानिक संप्रभु यानी कानूनी संप्रभु नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तीसरा देखो क्या कारण है, जनता में संप्रभुता का अधिवास है, इसको नहीं मानने का क्या कारण है। संप्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में है, ठीक है। संप्रभुता कहाँ है? संविधान निर्मात्री यानी संविधान बनाने वाली सभा में है। 16वीं सदी के कुछ प्रतिभाशाली न्याय विशारदों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि संप्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में निहित होती है। इस विचार के अनुसार देश के सर्वोच्च कानून का निर्माण करने वाली सभा को ही संप्रभु कहा जा सकता है, ठीक है। जो देश के सबसे ऊंचे कानून का बनाती है उसी सभा को संप्रभु कहा जा सकता है। लेकिन इस विचार के विरुद्ध भी निम्नलिखित बातें कही जा सकती है, ठीक है। किस विचार को? कि जो सर्वोच्च कानून बनाते हैं देश में, उसी सभा को हम लोग संप्रभु कहते हैं। इस विचार के विरोध में देखो क्या क्या बातें हैं। संप्रभुता एक प्रमुख लक्षण उसका स्थायित्व है। संप्रभुता का एक प्रमुख लक्षण क्या है? उसका स्थायित्व। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना लक्षणों में। परंतु लगभग सभी राज्यों में संविधान निर्मात्री सभा स्थायी नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है? ये संविधान निर्मात्री सभा जो है स्थायी नहीं होती है, बदलते रहती है। दूसरा कारण है, संविधान निर्मात्री सभा को वैधानिक संप्रभु कहा जा सकता है, राजनीतिक संप्रभु नहीं।
यद्यपि वैधानिक संप्रभु का भी अपना महत्व है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से अंतिम रूप में तो राजनीतिक संप्रभु ही सर्वोच्च होता है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो राजनीतिक जो संप्रभु होते हैं उसी वही सर्वोच्च होते हैं। ठीक है, और संविधान निर्मात्री को राजनीतिक संप्रभु नहीं माना जा सकता है। ठीक है, वे क्या होते हैं, वैधानिक संप्रभु होते हैं। ठीक है, और वे स्थायी भी नहीं होते हैं। देखो और क्या है, चौथा है संप्रभुता का अधिवास विधानमंडल में। संप्रभुता कहाँ रहती है, संप्रभुता सॉवरेंटी जो है वो विधानमंडल में है। आधुनिक युग के कुछ विद्वानों का मत है कि संप्रभुता का अधिवास राज्य के विधानमंडल में है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो विधानमंडल की इच्छा का ही पालन करती है। परंतु इस विचार के विरुद्ध भी निम्न तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, संप्रभुता का अधिवास विधानमंडल में है, इसके खिलाफ देखो क्या क्या कहा गया कि यह बात असत्य है कि विधानमंडल ही कानूनों का एकमात्र निर्माता होता है और उसकी शक्तियां असीमित है। ठीक है, व्यवहार में विधानमंडल की शक्तियां जनमत, निर्वाचन, रीति रिवाज, धार्मिक नियम, संविधान आदि अनेक बातों से सीमित है। दूसरा है कि संघात्मक राज्यों में जहां पर कि संविधान आवश्यक रूप से लिखित और कठोर होता है, यह बात लागू नहीं होती है। संघात्मक राज्य में शक्ति विभाजन के कारण विधानमंडल की शक्तियां सरकार के अन्य अंगों के अधिकारों से सीमित हो जाती है। यानी संघात्मक राज्य में शक्ति का बंटवारा जो होता है उसके कारण विधानमंडल की जो भी शक्ति होती है, पावर होती है, वो सरकार के दूसरे हिस्सों में, दूसरे अंगों के अधिकारों से सीमित हो जाती है। आगे देखिए, संप्रभुता का अधिवास किसमें कहा गया है। संप्रभुता का निवास, संप्रभुता कहाँ रहती है, राज्य में विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं के योग में है। यानी कहा गया कि संप्रभुता का अधिवास राज्य में जो विधि बनाने वाली संस्था होती है उन सब के योग में है। ठीक है, गैटिल जैसे कुछ विद्वानों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि संप्रभुता उन समस्त संस्थाओं के योग में निवास करती है जो विधि निर्माण के कार्य में भाग लेती है। गैटिल इन संस्थाओं का विभाजन निम्न प्रकार से किया है। ठीक है, गैटिल एक राजनीतिक विज्ञान के एक विचारक है। उन्होंने इन संस्थाओं का विभाजन निम्न प्रकार से किया है। देखो, प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्थाएं, राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय, इसमें संप्रभुता, इन सबको मिलाकर कुल में संप्रभुता का निवास है। ठीक है, प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था, न्यायालय में कार्यपालिका, निर्वाचक मंडल, सम्मेलन व सभाएं। ठीक है, इन सब के योग में, इन सभी संस्थाओं के योग में विधि निर्माण करने वाली इन सभी संस्थाओं के योग में संप्रभुता रहती है। किसने कहा है, गैटिल ने। ठीक है, प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था है, राष्ट्रीय, राजकीय, स्थानीय, न्यायालय जब वे कानून का निर्माण करते हैं तो इनमें संप्रभुता है। ठीक है, कार्यपालिका जब वह अध्यादेश जारी करते हैं तो क्या है, इनमें संप्रभुता है। निर्वाचक मंडल जब वे लोक निर्णय और आरंभ द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। सम्मेलन व सभाएं जब वे संविधान परिवर्तन या नवीन संविधान के निर्माण का कार्य करते हैं। गैटिल का विचार उपयुक्त चारों ही सिद्धांतों का समन्वय है। ठीक है, गैटिल ने इन सभी बातों को मिलाकर कहा कि संप्रभुता का निवास जो है राज्य में विधि निर्माण करने वाली यानी कानून बनाने वाली सभी संस्थाओं के योग में है। गैटिल का विचार उपयुक्त चारों ही सिद्धांतों का समन्वय है। इसके अंतर्गत एक प्रकार से स्वयं राज्य को संप्रभु माना गया है और सरकार के विभिन्न अंग व्यवहार में इस संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से खुद राज ही को संप्रभु माना गया है और सरकार के जो अलग अलग अंग होते हैं वो व्यवहार में, बिहेवियर में इस संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले होते हैं। ठीक है, करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत लोक प्रभुता, वैधानिक प्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता सभी को उनका उचित स्थान प्रदान कर दिया गया है। अतः यह विचार ही स्वीकार्य है। आशा करती हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको संप्रभुता का अर्थ बताया, परिभाषा बताया, संप्रभुता के लक्षण बताए। ठीक है, संप्रभुता का अधिवास बताया। अब आगे आगे बताऊंगी मैं आपको कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या है। ठीक है, एकलवाद सिद्धांत क्या है, यानी अद्वैत सिद्धांत क्या है, और ऑस्टिन के सिद्धांतों की कैसे आलोचना हुई, और बहुलवादी सिद्धांत क्या है, संप्रभुता के विषय में बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है, और बहुलवाद की आलोचना किस तरह की गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है
आप अगर अच्छा लगेगा आप मेरा पढ़ाना तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ऐसे नहीं जाइएगा, ठीक है। और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से प्लीज शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।